नमस्कार दोस्तों। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक इक्विटी रेगुलेशन लेकर आई थी, जिसके बाद काफी हंगामा मच रहा है। कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने इसके बारे में कहा कि इस कानून का मिसयूज हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में आज डॉक्टर प्रभु सिंह से बात करेंगे कि इस पर क्यों इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है और ये बिल इतना जरूरी क्यों है। तो डॉक्टर प्रभु, ओवर टू यू कि ये बिल इतना जरूरी, ये रेगुलेशन इतना जरूरी क्यों है असल में। जो चीज आपने अभी पहले बोली मैं उसी को क्लैरिफाई कर दूं। आपने बोला यूजीसी बिल। बिल वो होता है जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में रखा जाता है, जो कानून बन जाता है उसके बाद में एक्ट के फॉर्म में। ये कोई बिल नहीं था, कोई एक्ट नहीं था। यूजीसी एक स्वायत्त बॉडी है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को एक तरीके से रेगुलेट करती है। उसके रेगुलेशंस थे कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के खत्म करने के लिए, उसको कमतर करने के लिए, और इक्विटी मतलब समता, ये बराबरी का एक माहौल बनाने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, तो उसके लिए वो रेगुलेशंस थे। उस तरीके के कोई बिल या एक्ट अगर आया होता तो वो अलग बात होती, लेकिन वो बिल और एक्ट तो नहीं थे। दूसरा, अगर इसका संदर्भ देखा जाए कि ये इक्विटी रेगुलेशंस जिनको हम लोग बोल रहे हैं, इक्विटी रेगुलेशंस आए कहाँ से। तो ये इक्विटी रेगुलेशंस आने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जनवरी 2016, आपको शायद याद होगा, 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का एक शव पाया गया था पंखे से लटकते हुए, जिसको कई लोगों ने बोला कि वो सुसाइड है। हम लोगों ने बोला था कि वो सुसाइड नहीं है, वो एक क्या कहते हैं आपका इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। उस समय पे मैं खुद एक मास्टर्स में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में था। अभी भी आपको तो पीछे थोड़ा शोर आ रहा होगा, मैं अभी भी एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हुआ हूँ। बच्चे हैं इधर उधर जा रहे हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज में जब बैठे थे तो उस समय पे भी हमको ये चीज लगी कि ये क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि एक स्टूडेंट को सुसाइड करना पड़ा। और ऐसा नहीं था कि हमने पहली बार ये चीज सुनी थी या देखी थी अपने आसपास में। छात्रों की सुसाइड के नंबर्स अगर आप सरकारी डेटा भी निकालेंगे तो बहुत बड़ा है इस देश के अंदर। लेकिन रोहित वेमुला की सुसाइड में एक अनोखी चीज ये थी कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ था कैंपस में, वो जातिगत भेदभाव था पूर्ण रूप से। इसी और उसके बाद में जब उसका विरोध उन्होंने किया तो उनको अपने हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया। जब वो वहाँ पे बाहर एक प्रोटेस्ट पे बैठे थे, धरने पे सर पे बैठे थे, कई दिनों तक सुबह से रात तक वो वहां पर पड़े हुए थे, किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। फिर जो पत्राचार निकल कर आए तो उसमें पता चला कि वहां पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उस समय की एमएचआरडी जो थी, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय जो था, उसके हम्म, बीच के पत्र निकल कर आए कि हम्म, इसके अंदर उनके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने के लिए बातचीत करी गई है। जो वहीं के हैदराबाद के एग्जैक्टली थे नहीं थे, तो तेलंगाना के एक एमपी थे भाजपा के, हम्म, जो उस पे बात कर रहे थे। तो हमको लगा कि एक स्टूडेंट जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कुछ बातें समझ रहा है, सीख रहा है और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात को दबाने के लिए पूरा पूरा जो तंत्र लगाया गया और जिसकी वजह से उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अंत में खुद की जान लेने को विवश किया जाता है। इसीलिए हमने इसको बोला था इंस्टीट्यूशनल मर्डर, संस्थागत हत्या जो उसकी करी गई। उसके बाद का जो आंदोलन वहां पे खड़ा हुआ छात्रों के बीच में, जो हम लोगों के बीच में जो गुस्सा एक उस चीज पे आया कि इस तरीके से किसी को भी आप प्रताड़ित करे जा रहे हो यूनिवर्सिटी जैसी जगह में, वो भी पीएचडी स्कॉलर को। ये हम्म, कोई 17-18 साल का बच्चा नहीं था, नया नया स्कॉलरशिप लिया हुआ पीएचडी करने वाला एक मेहनती और एक सपने देखने वाला छात्र था। उसने हम्म, रोहित वेमुला की जो सुसाइड का लेटर था, उसने भी कई लोगों को झकझोरा कि उसने साइंस को लेके सपने देखे थे कि मैं आगे जाके साइंस में अपना किस तरीके से योगदान करना चाहता हूँ। लेकिन वो सब योगदान आपने पीछे का पीछे छोड़ दिया, सिर्फ अपना कहते जातिगत मानसिकता और उसकी द्वेष को निकालने के लिए। तो ये उस समय का कॉन्टेक्स्ट था। तो जब आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का उस मुद्दे के ऊपर, तब पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर डिबेट हुआ था। कुछ श्रोताओं को, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको ये याद भी होगा कि जब स्मृति ईरानी और मायावती जो थी पार्लियामेंट में, उस हम्म। समय पे दोनों के बीच में काफी गर्म बहसा बहस हुई थी उस समय पे। मायावती ने इस्तीफा भी दे दिया था जी, इसी राज्यसभा से। मुद्दे के ऊपर। हम्म, तो ये इस चीज के ऊपर जब हम लोग याद करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं उस समय पे, तो तब एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, संयुक्त कमेटी छात्रों की अलग अलग शहरों में, ये हम्म, आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसकी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी दिल्ली की बनी थी, उसका एक सदस्य मैं भी था। अपनी यूनिवर्सिटी से मैं एक रिप्रेजेंटेटिव था तो उस कमेटी के अंदर में। और उस समय पे हम लोगों को ये बात समझ आई थी कि जब हम लोग बात कर रहे हैं जाति के बेसिस पे भेदभाव की, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव की, भाषा के बेसिस पे है। जैसे अगर आप कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चली जाए और आप हिंदी भाषी हैं और अंग्रेजी में आपका थोड़ा हाथ तंग हो सकता है, या अंग्रेजी
सीखने समझने बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप अपने आप को वहाँ पे सहज महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी खिल्ली उड़ाई जाती है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये इस चीज के ऊपर हम लोग को हमेशा से बोलते थे कि हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, उसको बेहतर तरीके से वो शिक्षा प्राप्त कर सके, उस पूरी पढ़ाई के प्रोसेस में आ सके, उसके लिए एक स्पेशल क्लासेस हो, रेमेडियल क्लासेस हो। आप जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए पहले सब आप एक्सेप्ट करें कि आपके पास में कुछ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं कैंपस के अंदर ही, जहाँ पे प्रोफेसर अपने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ढूंढ लेते हैं, और अधिकतर देखा जाता है कि वो चाहे ना चाहे वो कहीं ना कहीं एक जात अपनी ही जाति के लोगों को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर्स की जो भर्तियां हुई हैं, जिस तरीके बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं, उसमें कितना अनुपात है, कितनी रिजर्व कैटेगरी की सीट भरी गई है, जो रिजर्व कैटेगरी से फैकल्टी आए भी उनका प्रमोशन हो रहा है समय पे कि नहीं हो रहा है, जब एडमिशन लिया जा रहा है तो उसमें किस तरीके से घपले किए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हमारी ये समझ बनी थी कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का विशेष का मामला नहीं है, या कुछ व्यक्तियों के साथ में इस तरीके का होता है तो इसके लिए उसको सुलझा लिया जाए। ये एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, संस्थागत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है जानबूझ के, जिसको अगर आपको कम करना है, खत्म करना है, तो आपको उसी तरीके के मेजर्स रखने पड़ेंगे। एक इस तरीके का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर में, जहां पर कि वो एम्पावर्ड हो बॉडी। ऐसा ना हो कि एक नाम के लिए बॉडी बना दी जिसके हेड खुद एक वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार या किसी और पद, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पद के 12 में भी व्यक्ति। बॉडी बनी थी कमिटी, 2012 में भी इस तरह का रेगुलेशन आया था। SC ST सेल होता है हर यूनिवर्सिटी के हाँ। अंदर में जो बनाया जाता है। उस SC ST सेल के अंदर यही बोला गया था कि कुछ SC ST जो फैकल्टी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लेकिन SC ST सेल का ही जो अभी का डेटा भी आया कि देश भर में लगभग 300 से आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डेटा हो सकता है मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाए क्योंकि मेरा भी रेफरेंस नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा भी था आखिरी समय पे, लगभग 300 से ज्यादा या 3000 कुछ ऐसा करके था डेटा उसका, कि इतने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में SC ST सेल बनाया गया। और पिछले 3 4 साल का कुछ डेटा था कि जितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उससे आधे नंबर की ही कंप्लेंट्स आई। मतलब अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर 300 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में SC ST सेल है, कुल कंप्लेंट जो आई है 3 4 साल के अंदर में वो आई है 150। मतलब 0.5 कंप्लेंट्स आ रही हैं पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑन एन एवरेज। बॉडी को कोई पावर ही नहीं जब था, नहीं। तो कोई पावर नहीं है, कोई उसके पास में कहते हैं चीजों को सब एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बात एक ये भी है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इस इक्विटी रेगुलेशंस को 2 मिनट अगर साइड में भी हटाए तो एक ICC होता है हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या इनफैक्ट हर नौकरी करने की जगह पे भी, जहाँ पे भी कई सारे एम्प्लॉयज एक साथ काम कर रहे होते हैं। ICC का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का मतलब होता है कि आपके साथ में जेंडर के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे अगर भेदभाव हुआ है, कोई हैरासमेंट हुआ है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकें। पहले ये जो बॉडीज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होती थी, वहाँ चुनाव होते थे। स्टूडेंट्स के बीच में भी कौन वहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उसके चुनाव होगा। टीचर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उसका चुनाव होगा। फैकल्टी स्टाफ में से कौन आएगा उसका चुनाव होता था। उसमें भी वो फैकल्टी कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर में जरूरी नहीं कि सिर्फ अफसर लोग होते थे, सफाई कर्मचारी उसका हिस्सा होते थे। तो जब इस तरीके का चुनाव होता था, जब लोगों के बीच में उसके मुद्दे जाया करते थे, तो पता भी चलता था कि इस तरीके की बॉडी है और वो हमारी बॉडी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उससे बनाई गई वो कहते बॉडी हुआ करती थी। उसको खत्म करके इन लोगों ने बना दिया ICC। ICC के अंदर इन लोगों ने बोला कि 4 5 एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है। स्टूडेंट जो होगा, एक दो अगर रखना भी होगा तो नॉमिनेटेड, मतलब मेरे को ये स्टूडेंट पसंद है, मैंने उठा के इनको कमेटी में रख लिया अपने पास में। अच्छा, तो जो टीचर को या इंडिपेंडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद आएगा उसे वो बना देंगे कमिटी में। और ये कमी इस रेगुलेशंस के अंदर भी है। इस रेगुलेशंस के अंदर भी जो बॉडी बनाने की बात बोली गई कि ये एक कमेटी बनाई जाएगी, तो इक्विटी उस कमेटी। बात कीजिएगा पहले, इस रेगुलेशन से इतना ज्यादा आउटबर्स्ट एक कम्युनिटी में क्यों देखा गया, इतना कि क्यों ये लोग डर गए इतना ज्यादा? क्योंकि इसमें तो ऐसा था ना कि बैकडोर से आप इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं कि ज्यादातर VC या प्रोफेसर जो भी है वो ज्यादातर अपर कास्ट है। एक RTI करके आई थी जिसमें बोला गया था कि 85 से 90% प्रोफेसर और रजिस्ट्रार और VC तो आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 7 से 8 VC जो है वो लोअर कास्ट से है, SC ST OBC से है, बाकी सब अपर कास्ट ही है। तो
इतना ज्यादा आउटबर्स्ट क्यों देखा गया? और ऐसा आपके बात से साफ हो रहा है कि ये एक्ट, ये जो रेगुलेशन है वो यूजीसी लेकर आई थी, वो सरकार लेकर नहीं आई थी, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया है पर्टिकुलर कम्युनिटी का। इसके अंदर एक बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि अभी तक हम लोग जो पिछले 10-12 मिनट से जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रेगुलेशंस के एक तरीके की पृष्ठभूमि पे, कि रेगुलेशंस कहाँ से आई, उसका रोहित वेमुला वाले इंसिडेंट से क्या था। और कई सारे जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये पता भी होगा, उन्होंने बाकी जगह से भी ये पढ़ा होगा कि ये रेगुलेशंस यूजीसी अपने मन से नहीं लाया था। रोहित वेमुला की जो माँ थी, राधिका वेमुला, और एक डॉक्टर पायल तडवी थी जिनकी भी सुसाइड हुई थी, जो एसटी कम्युनिटी से आती थी मुंबई के अंदर, वो वहां पे अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उनकी माँ जो है, ये दोनों ने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, इसी चीज को बोलते हुए कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो संस्थागत भेदभाव है, उसके खिलाफ मजबूत मैकेनिज्म हो, मजबूत एक कुछ रेगुलेशंस हो, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी उस पर कुछ एक्शन ले। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि एक्सेप्ट करते हुए यूजीसी को कहते हैं ऑर्डर्स भी दिए थे कि आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए, कुछ रेगुलेशंस या कुछ एक नई बॉडी वगैरह, या और आप अपना डेटा भी लेकर आइए। यूजीसी का डेटा खुद ये बात बताता है कि पिछले कई सालों से लगातार SC ST समुदाय के खिलाफ और जो डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती गई। उसका अपना डेटा खुद ही बात एक्सेप्ट करता है, यानी यूजीसी ने भी एक्सेप्ट किया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मतलब मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि उनके वो सब कुछ पता होगा, या उन लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी वो मानने को तैयार होंगे, लेकिन उनको ये चीज पता थी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसका कहते हैं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। 13 जनवरी जिस दिन ये रेगुलेशंस लागू किए यूजीसी ने, उसी के 2-3 दिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जब यूजीसी को जवाब देना था कि आपने पिछले ऑर्डर पे काम क्या किया। तो जल्दबाजी में एक इनको लेकर आना ही था कुछ भी करके। जल्दबाजी में इन लोगों ने किया क्या कि जो रोहित एक्ट की जो हम तो एक्ट की डिमांड कर रहे थे शुरू से, कि पार्लियामेंट से एक पारित एक एक्ट हो। रोहित एक्ट हमने जो बोला था, रोहित वेमुला के नाम पे बोला था, कि वहीं से इस चीज के ऊपर बातचीत शुरू हुई है, और इसको कानूनी रूप के अंदर लेकर आया जाए। तो यूजीसी रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं जो एक्ट में नहीं है। एक्ट का मतलब होता है कि ये कोर्ट में जाके मैं एनफोर्स करा सकता हूँ कि किसी ने इसका वायलेशन अगर किया, किसी मुझे लगा इसके अंदर कोई कंप्लेंट है, तो मैं व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति के साथ में हम कोर्ट भी जा सकते हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं कोर्ट के दरवाजे भी इसके अंदर खटखटा सकता हूँ, उसी एक्ट के अंदर, या सीधा कोर्ट भी जा सकता हूँ। रेगुलेशन का मतलब है कि अंदरूनी तरीके से मैनेजमेंट ही उसको संभालेगा, बाकी चीजें करेगी, रिपोर्ट जो है वो यूजीसी तक जाएगी पहले। अगर उसके बाद में नहीं होता तो तब मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई और लीगल ऑप्शन बचता है नहीं बचता है। तो जब ये रेगुलेशंस आए, और उसके बाद में हमको लगा कि रेगुलेशंस आए, कौन यूजीसी के वेबसाइट खोल के रेगुलेशंस पढ़ने वाला है, लेकिन जिस तरीके का बवाला काटा गया पूरे देश के अंदर में, उसके अंदर 2-3 चीजें बहुत बोली गई कि एक, कि हमको हमारे देश में, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंट्री लेने से पहले हमको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात बोली गई जिन कम्युनिटीज को हम बोलते हैं जनरल कास्ट, या कहते हैं जनरल कास्ट बोल देते हैं, सवर्ण बोल देते हैं, सो कॉल्ड ऊंची जाति बोल देते हैं। और उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें इस तरीके की बोली गई कि ये रेगुलेशंस तो हमारे बच्चों का भविष्य खा जाएगा, और ये हमारे सर पे जूता मारने जैसा है। कुछ लोगों ने बोला कि गधे और घोड़ों के बीच का फर्क होता है, और इस तरीके के बयानबाजियां दी गई, और भी बहुत सारी चीजें कही गई। तो एक चीज यहाँ पर ये समझ आ रही थी कि वो रेगुलेशंस में क्या, किस इंटेंट से, वो सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए रेगुलेशंस थे। रेगुलेशंस से मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सामाजिक न्याय को इंश्योर करें, किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके लिंग के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से, वो किस जगह से आता है, वो किस जाति से आता है, किस समूह से आता है, उसके हिसाब से आप उसके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई उत्पीड़न उसका नहीं करेंगे। इतनी सी बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। जो इंटेंट है रेगुलेशंस का वो भी ये है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, एक कानून आ रहा है जो ये बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेदभाव या आप किसी भी तरीके का उत्पीड़न नहीं करेंगे। तो ये अगर कोई उत्पीड़न नहीं कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, तो उसको इस रेगुलेशन से क्या दिक्कत होगी? मतलब मैं तो वो चीज नहीं कर रहा, मान लीजिए अगर मैं कोई उत्पीड़न नहीं कर रहा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा, तो मुझे उससे क्या डर? आप दस्यु कानून बनाइए। महिलाओं के पक्ष में कई सारे कानून इस देश में बनाए गए जो जरूरी थे सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए। जैसे मान लीजिए दहेज का होता है कानून, दहेज के लेके जो उत्पीड़न होता है महिलाओं का, दहेज उसका दहेज कानून बना। प्रताड़ना का। दहेज प्रताड़ना का, अगर हम्म, मैंने अपनी शादी में कोई दहेज लिया ही नहीं,
अगर मैंने अपनी शादी जो है वो ये मानते हुए कि दहेज एक कुप्रथा है जो हमको स्कूल से रटाया गया है, सिखाया गया है, इससे लिखाए गए हैं, बड़े होके बाद में पता चला इसके खिलाफ एक कानून भी है, और हम ये मानते हैं कि इस कुरीति को हमको आगे नहीं लेके जाना है, और हम किसी के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहते और एक प्रगतिशील समाज में जीना चाहते हैं, तो हम दहेज नहीं लेंगे। अगर हमने दहेज कुछ लिया ही नहीं, तो हमारे को पता है कि मेरे पे कल को कहते हैं दहेज का कोई कहते हैं कानून के अंदर अगर केस हो भी गया, फॉल्स केस अगर कर दिया किसी ने मेरे ऊपर भी, तो उसका कोई साक्ष्य मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने शोषा करके अपना, जो शोषा एक शब्द है हमारा जो नॉर्थ इंडिया में चलता है पंजाब से लेकर हरियाणा तक, कि शोषा करके शादी करी है, जहाँ पे मैंने एक एसयूवी भी निकाली है, और गिफ्ट के नाम पे मैंने कुछ दहेज नहीं, गिफ्ट के नाम पे सोना ले लिया, कैश ले लिया, बर्तन ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, तो मैंने गिफ्ट लिया था, दहेज तो लिया नहीं था। तो जब मैंने गिफ्ट अगर लिया होगा तो मैं सोचूंगा अच्छा मैं तो गिफ्ट लिया था, लेकिन वो भी दहेज के अंदर आएगा और मेरे पे कल पे कार्रवाई हो सकती है। तो बात वही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत जो है हमारे यहाँ पे। तो और यहाँ पे चोर है जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये बात एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मैं खुद उस समाज से आता हूँ, जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं, सवर्ण समाज बोलते हैं, मैं फिर राजपूत तो एक आपको भी डर परिवार लगा से हूँ। होगा। फिर तो मेरे को आपको भी कोई डर डर नहीं लगा लगा इस चीज़ से। मैंने तो, बल्कि हम तो 2016 से मांग कर रहे थे कि उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ, जातिगत जो भेदभाव होता है, लिंग के हिसाब से होता है, इन सब भेदभाव को खत्म करने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बने। अगर हमको डर लग रहा होता तो हम 10 साल से क्यों लड़ रहे होते, 10 साल से क्यों उसकी आवाज उठा रहे होते। तो डर हमको इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम इस तरीके के भेदभाव में नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमको काम करना पड़ेगा ऐसे भेदभाव को खत्म करने के लिए। एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एक शिक्षा का जो स्थल है, हम लोगों ने जो सोचा है, वो जो बोलते हैं कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चेतना बढ़ाना, बगैर किसी के साथ भेदभाव के समता मूलक समाज बनाते हुए उसमें रहना, सबको बराबर मानना, बेसिकली राइट टू इक्वालिटी भी जो है हमारा, अगर हम उसका पालन कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमको किस बात का डर है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने कॉलेज में कल जाना शुरू करूं या यूनिवर्सिटी में, और मैं मूछे तान के जाने शुरू करूं कि मैं तो क्या ठाकुर का छोरा, मैं आ गया, तू किस जात का है बे, अच्छा तू उसका है, तुम किस जात के हो, अच्छा तो तुम्हारे घर में तो ऐसा होता होगा, अगर मैं इस व्यवहार को लेते हुए कॉलेज में घुस रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि हाँ, कल को मैं अगर कहते हैं मेरे पे कोई, वो मैंने किसी को कोई जाति सूचक शब्द बोल दिया, कोई गाली दे दी, किसी की रैगिंग कर दी, किसी के साथ में कुछ इस तरीके का भेदभाव कर दिया, या कल को अगर मेरी लड़ाई हो जाए किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो मैं जाति के आधार पे अपने दोस्त बुलाऊंगा और उसको वैसे पीट के जाऊंगा कि वो फलाना कोट अनकोट नीची, जिसको बोलते हैं नीची जाति के व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। अगर मेरे में ऐसी प्रवृत्ति है तो मैं तो पक्का डरूंगा कि मेरे पे ये रेगुलेशंस आ रहे हैं, कल को भैया मैं अपने तो में सुधार मोदी नहीं करना सरकार के चाहता। खिलाफ मेरा सवाल सुन लीजिए कि मोदी सरकार के खिलाफ इतना क्यों आउटरीच देखा गया। ये तो एक्ट आप तो बोल रहे हैं कि यूजीसी लेकर आई थी, और इसमें इतना किस तरह का, अगर हमारा समाज तो इस तरीके से है कि यहाँ पर गाली गलौज तो चलता है, बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और यूनिवर्सिटी स्पेसेस में ये स्पेस आपको दिया जाता है कि वहां जाके आप नई चीजें सीखें, अच्छी चीजें सीखें। अगर तो इसमें किस तरीके का पनिशमेंट है, जो अगर मान लीजिए किसी से अगर गलती से भी हो गया, सपोज कीजिए अगर मैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो अगर गलती से हो गया तो कितना ज्यादा पनिशमेंट है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट है क्या इसमें, जो इतना ज्यादा आउटरेज देखा गया, और मोदी के हाँ, खिलाफ बहुत भी या बड़ी बड़ी मोदी सरकार के पनिशमेंट्स हैं। खिलाफ। हम्म, इस कानून कानून नहीं है, रेगुलेशंस, इस जी। नियमों के अंतर्गत, इन नियमों के अंतर्गत बहुत सारी बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स हैं कि अगर मेरे से गलती से कभी कोई जाति सूचक शब्द निकल जाए, जो कि हमारी अपब्रिंगिंग है, हम 17-18 साल स्कूल में रहे हैं, घरों में रहे हैं, अपने परिवार में रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे हाँ। जाति सूचक जो भाषा है, जो व्यवहार है, हमने सीखा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आके हम जब अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, दोस्ती मनाते हैं, प्रेम करते हैं इनफैक्ट, तो हम लोग कहते हैं वो बेड़ियां तोड़ते हैं, अपनी जो समाज की जो कुरीतियों से भरी हुई जो बेड़ियां रही हैं, जो जाति सूचक जातिवादी या फिर सामंती जो सोच हम लोगों के अंदर डाली गई है, हम उसको हम्म। तोड़ते हैं। लेकिन अगर मेरे से बिल्कुल, वो गलती धीरे से अगर धीरे किसी के खत्म साथ होता में, जाता है, अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं, आप चीजें समझते हैं, सीखते हैं, तो आप बदलते हैं, एक इंसान के रूप में ग्रो करते हैं। मान लीजिए एग्जैक्टली कि exactly, अब आपसे गलती हो जाए। गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, हम्म, मेरे को किसी व्यक्ति के सामने मेरे मुंह से कोई जाति सूचक शब्द निकल गया और उस व्यक्ति ने इन रेगुलेशंस जो अभी स्टे पे हैं उसके अंदर कोई कंप्लेंट मार दी उस कमेटी को, वो हम्म, कमेटी क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर एक उसका नोटिस में लेगी, नोटिस में लेने के बाद में उस व्यक्ति से पूछेगी अच्छा आप अपनी कंप्लेंट बताइए, कोई साक्षी है तो वो दीजिए, कोई व्यक्ति हो सकता है वहां पे साथ में खड़ा हुआ हो तो वो गवाह बन जाए उस व्यक्ति का,
फिर वो मेरे से भी पूछेगी कि अच्छा आपके खिलाफ यही कंप्लेंट है, आप अपनी बात में क्या कहना चाहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जाके अगर ईमानदारी से बोलता हूँ कि हाँ मेरे से ये बोला तो गया है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये मेरे से गलती हुई है, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ वहां पे, तो कमिटी के पास में सबसे पहला जो काम था वो ये था कि वो सुधारने के लिए है, किसी को पनिश करने की कोई पावर उसके पास कमिटी में है नहीं वैसे। सुधार के लिए वो मेरे को बोलेगी कि अच्छा आप अगली बार से इस तरीके का व्यवहार मत करिएगा, और वो सामने वाले व्यक्ति से बोलेंगे कि वो उसको लेके थोड़ा कहते हैं, वो जान रहा है कि वो आपत्तिजनक शब्द थी और उसके लिए वो कहते हैं माफी भी चाह रहा था। तो अगर आप कहते हैं सहमत हैं, तो दोनों कहते हैं आप अपनी माफी ले लीजिए, एक अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आगे से मैं ऐसी चीज पे ध्यान रखूंगा और गलती नहीं करूंगा, और दोनों जाइए, कल को आप दोनों दोस्त भी बन जाइए वापस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस मानसिकता से जाता हूँ कि हाँ तो मैंने क्या गलत बोल दिया, वो जिस समाज से आता है उसको मैं समाज का उसका नाम ना लेके अगर बात नहीं करूंगा, मुझे तान के बात नहीं करूंगा, मुझे तो मेरा ताना जन्म से अधिकार है दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। अगर मैं इस मानसिकता से जाता हूँ वहां पे, तो तब भी मेरे को यही होगा कि पहले बोला जाएगी आपकी पहली गलती है, दोबारा मत करिएगा। लेकिन मैं मानू हाँ होता रहे, रेगुलेशन कमेटी वमिटी बनती रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है, मैं दोबारा इस तरीके की हरकत करता हूँ किसी और व्यक्ति या उसी व्यक्ति के साथ में, तो मेरे पे वो सस्पेंशन कर सकते हैं कि मेरे को 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का मतलब होता है कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे मेरे को घर बैठना पड़ेगा। तो उस समय मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैंने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती की है जिसको मुझे सुधारना चाहिए, लेकिन मैं तब भी नहीं सुधरता हूँ। उसके बाद में जब मेरा सस्पेंशन खत्म होता है उससे पहले ही मैं कॉलेज में घुस जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके, साथ में 7-8 लौंडे लेके कि आज तुम देख लेंगे, ऐसा कैसे कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को रस्टिकेट कर सकते हैं इस व्यवहार के ऊपर, जेल भेजने मतलब का पावर जू, इसके अंदर जू, नहीं। जूता नहीं मारा जाएगा, सर पे जूता नहीं मारा जाएगा, जूते का माला नहीं पहनाया जाएगा, या सर पे जूता लेके इसे घूमने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो मैं तो ये बात साफ बोलूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि हर इंसान बराबर नहीं होता है, मतलब हर इंसान की एक ही टाइप की इच्छाएं नहीं होती कि वो एक बेहतर जीवन जिए, खुद के लिए कुछ अच्छा खाए, अच्छा पहने, उसके परिवार वाले खुश रहें, आसपास की सब चीजें खुश रहें। अब जो इंसान इस कॉन्सेप्ट में नहीं मानता और जो ये मानता है कि इंसानों में भी जो जातियां हैं वो प्रजातियों की तरह, कोई घोड़ा है कोई खच्चर है और हम घोड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं और वो वैसे पिछड़े हैं, उनकी मानसिकता को सुधारने के लिए तो ये रेगुलेशंस बहुत जरूरी है। और जिसको प्रोवर्बियल टर्म में, प्रोवर्बियल टर्म का मतलब है कि मुहावरे के समय बोला जा सकता है कि हाँ उनके सर पे जूता पड़ना भी जरूरी है। जूता पड़ना मतलब ये नहीं कह रहे कोई जूता निकाल के मारे, लेकिन उनको मतलब अकल आने के लिए, वो जिसको टपली बोलते हैं हमारी भाषा में, एक कोई टपली मारे भाई कब तक ऐसी हरकतें करोगे, कब सुधरेंगे हम। देश को सुधारना है कि नहीं सुधारना है कि बस मूछे तान के और बस कहीं पे भी घुस जाना है और जो मन करे उस तरीके से किसी को भी प्रताड़ित करना है कि भैया हम पे कौन सवाल उठा लेगा। लोग सवाल उठाएंगे, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां का सबसे पहला विद्यार्थी जीवन का पहला कर्तव्य, पहला धर्म है सवाल उठाना। आप कुछ भी करेंगे आप वहां से ऐसे ही छूट के नहीं निकल सकते। छूटने का मतलब यह है कि आपको खुद से भी सवाल उठाने पड़ेंगे, आपको आसपास की चीजों पे आप सवाल उठाओगे। और इसलिए किसी को डर लगता है सवाल उठाने से, वो तो हमको पता ही है कि हमारी सरकार को बहुत डर लगता है कि कोई उनसे सवाल पूछ ले। अगर कोई सवाल ज्यादा पूछ रहा होता है तो या तो उसको चुप करा दिया जाए या डरा दिया जाए, या ईडी का डर हो या फिर उसको जेल भेज दो। जो एक लगातार मैं पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो है लोगों का गुस्सा जो मोदी सरकार के खिलाफ फूटा, उनका ये था कि हमारे दम पे तो ये सरकार बनी, मतलब हम तो इनके लॉयल वोटर्स हैं, हम तो वोट करते आ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ भी भैया हमको सामंती सोच। सामंती सोच है और आपका काम है हमारे लिए काम करना, हमारे हितों की रक्षा करना। और हमको लग रहा है कि आप हमको जातिवादी बनने रहने का, आप हमको अपनी जात के हिसाब से या अपने ओहदे के हिसाब से किसी महिला के साथ अभद्रता करने का, किसी विकलांग व्यक्ति के साथ अभद्रता करने का, किसी व्यक्ति का जो हमसे हो सकता है शैक्षणिक रूप से, भाषा के रूप में या पैसे के रूप में हमसे थोड़ा गरीब हो, थोड़ा पिछड़ा हो, उसको हम लोग कहते हैं तंग नहीं कर सकते, चिढ़ा नहीं सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। और ये अधिकार आप हमसे छीन रहे हो, जो सामंती अधिकार है हमारा वो हमसे छीन रहे हो, तो आप किस काम के। तो तब प्रधानमंत्री मोदी मोदी जी नहीं रहेंगे, उनको उनकी जाति से सूचित किया जाएगा, जो ओबीसी जाति से वो आते हैं, तो तब वो हम्म, ओबीसी नेता बन जाएंगे। तो हम्म। ये सामंती सोच तो साफ समझ आती है कि जब तक वो आपके लिए आपके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो तब तक वो मोदी जी हैं।
और जब आपको लग रहा है कि आपके सामंती इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई आपके कहते हैं नागरिक होने के जो आपके अधिकार हैं उनका हनन नहीं हुआ है, लेकिन आपकी हम्म। सामंती सोच या आपके सामंती हरकतों पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ खतरा मंडरा सकता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो आपके लिए आराध्य होता था कल तक, वो आज से आपके लिए एक जाति सूचक, एक ओबीसी में भी एक पर्टिकुलर जाति बन के रह जाएगा। वो शब्द मैं इस्तेमाल जानबूझ के नहीं करना चाहता, जो किए गए हैं बहुत जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल है, उनके लिए ज्यादा शब्द इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। तो कोर्ट ने इतना जल्दी रिएक्ट क्यों किया? हमें तो लगता था कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज में इस तरह की जातियां भरी हुई है, अपर कास्ट का ज्यादा, सो कॉल्ड अपर कास्ट का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। कोर्ट ने इतना जल्दी रिएक्ट किया, और ये इतने सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, इनके बारे में आपको क्या बताना है, कहना है? देखिए, प्रोटेस्ट करना कोर्ट के किसी मतलब ऑर्डर के खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ एंकर कोर्ट की लोग ऐसा कैटेगरी बोल में रहे हैं, इस नहीं वजह आता। से मैंने बोला। वो जो जो टेक्निकली कंटेम्प्ट मेन ऑफ कोर्ट स्ट्रीम में चैनल नहीं का। आता है। कंटेम्प्ट ऑफ जी कोर्ट का मतलब है कि हम उसका ऑर्डर ना माने तो, वो भी कोई जी जी। सरकारी अधिकारी या किसी व्यक्ति जिसके ऊपर वो कोर्ट का ऑर्डर मान्य होता है और वो उसकी अवहेलना करता है, वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में जाता है। आप उसका, पुराने हमारे जो सीजे आई थे चंद्रचूड़, वो तो साफ ये बात बोलते थे कि आप कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उसका आप समीक्षा कर सकते हैं, उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और वो एक डेमोक्रेसी बनाए रखने, एक लोकतंत्र बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें उस चीज के ऊपर। बाकी कोर्ट की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से कल का ही एक खबर थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको चीज समझ आ जाएगी और बेहतर तरीके से, कि जो घरेलू कामगार महिलाएं होती हैं जो घर में काम करने, हमारे यहाँ पे झाड़ू करने, पोछा करने, बर्तन मांजने, खाना बनाने, आया की तरीके से या घर का बाकी काम करने के लिए जो महिलाएं मोस्टली आती हैं, अ, उन लोगों का, जो इनको डोमेस्टिक वर्कर्स हम लोग एक टर्म है अंग्रेजी का जो इस्तेमाल करते हैं, उन डोमेस्टिक वर्कर्स की एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि घरेलू कामगार महिलाओं के लिए भी मिनिमम वेज, न्यूनतम आय जो कि सबका अधिकार है, हर राज्य में डिसाइडेड होता है हर काम के हिसाब से, उसको लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन ये बोल के खारिज कर दी कि अगर न्यूनतम आय का कानून घरेलू कामगार महिलाओं के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लागू कर दिया जाता है, तो ये तो हर घर के ऊपर केस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए कि मैं हूँ, एक मान लीजिए कि मैं एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ और मैं किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करके आता हूँ। आदमी भी हो सकता है, एक तो ये मान लेना कि सिर्फ महिला काम करेगी वो भी गलत है, कोई आदमी भी हो सकता है। मैं जी जाके काम करके आता हूँ और न्यूनतम आय उसके लिए लागू है, यानी कि मैंने अगर 1 घंटा काम किया तो मान लीजिए मेरे 1 घंटे के काम के 50 रुपए बनते हैं, और मेरे को उस काम के दिए जा रहे हैं सिर्फ 40 रुपए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं उनको बोलूंगा देखिए न्यूनतम आय तो 50 रुपए बनता है, तो आप तो कम से कम 50 रुपया तो मेरे को दीजिए उसका। वो बोलेगी हम आपको नहीं देंगे। तो मैं अगली बार किसको जाके बोलूंगा? हो सकता है कि मैं अपने पास के, अगर मैं शहरी इलाके में तो पार्षद को बोलूं, या मैं अपने यूनियन को बोलूं। उसके बाद में अगर वहां से भी बात नहीं बनती है, तो अगर मेरे को न्यूनतम आय का लॉ में प्रोटेक्शन है, मुझे उसके अंदर अधिकार मिले हुए हैं, मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि भैया ये इस तरीके से, किस तरीके से हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि हमको न्यूनतम आय भी नहीं दी जा रही है। कोर्ट का ये था कि हर घर के खिलाफ केस हो जाएंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सोशियोलॉजी का छात्र रहा हूँ, एक समाजशास्त्री हूँ। वो कौन से घर होते हैं जहाँ काम करने के लिए दूसरी महिलाएं आती हैं, दूसरे पुरुष आते हैं जिनके घर का काम करने के लिए? क्या किसी एक अपर गरीब मिडिल व्यक्ति, क्लास है, अमीर लोग। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आप उसको कोई भी क्लास बोल दीजिए, वो क्लास जो इतना सक्षम है कि वो अपने घर के काम काज के लिए किसी और व्यक्ति को हायर कर सकता है, उसको अपने पास में रख सकता है कि आप हमारे यहाँ पे आया का काम करें, झाड़ू पोछे का काम करें। मोस्टली वो व्यक्ति वही होगा। मैं स्टूडेंट्स को 2 मिनट के लिए साइट हटा दे रहा हूँ कि तो कई बार मजबूरी भी होती है कि उनका समय उतना नहीं होता है, लेकिन मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल जी क्लास परिवार है। सुप्रीम कोर्ट के लिए वंचित वर्ग, जो डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कामगार जो लोग हैं, उनके अधिकारों से ज्यादा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की कन्वीनियंस ज्यादा मायने रखती है कि उनके खिलाफ कोई केस वगैरह ना हो जाए, वो बेचारे कहाँ कोर्ट के चक्कर काटते फिरेंगे। एक मिनिमम वेज 1 घंटे की तो बात है, ये तो आपस में बैठ के आप लोग निपटा लीजिए। क्योंकि जब मिनिमम वेज की बात आएगी कामगार महिलाओं या कामगार घरेलू कामगार महिलाओं के लिए, तो तब बात आएगी कि आप अपने लॉ इंटर्न्स को कितना पैसा देते हैं। अगर मैं खुद अब लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अगर अपने ही प्रोफेशन की बात मैं करूं, मैं लीगल प्रोफेशन की, कितनी
जितने आपके श्रोता भी होंगे, दोस्त भी होंगे जो जान रहे होंगे, खुद लॉयर होंगे, जिनके दोस्त लॉयर होंगे, उनको जब इंटर्नशिप करने जाते हैं या साल साल 2-2 साल तक सिविल कोर्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में काम कर रहे होते हैं किसी वकील के साथ में, कितना पैसा दिया जाता है? 10,000 1,000 रुपये? 12,000। 10-12 भी तो आपने दिल्ली का रेट बता दिया। आप दिल्ली का बाकी ही मैं जगह बता रहा जाइए। हाँ, आप बाकी जगह हूँ। जाइए। दस हाँ। बारह तो लग्जरी है वहां पे। फ्री तक में अच्छा। काम कराते हैं इतने सारे हम्म। लोग तो हम्म। न्यूनतम आय क्या वकीलों की नहीं होनी चाहिए? और ये मांग बहुत हम्म। बार बार काउंसिल उठा चुका है। बार काउंसिल के समक्ष वकील भी उठा चुके हैं कि आप न्यूनतम आय हम्म। लेकर आए। जब भी ये मांग आती है उसको कौन रोकता है? जो अमीर वकील हैं और हमारे जो कई सारे जजेस हैं। किसी में जज का नाम नहीं लेना चाहूंगा पर्टिकुलरली, लेकिन हमारी जो मुझे जुडिशरी लगता है एप्लाइड जस्टिस है। सूर्यकांत ही होंगे। अब मैं नाम नहीं ले सकता, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है हम लोगों का। लेकिन जुडिशरी एट लार्ज जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हम्म। जुडिशरी एट लार्ज उस चीज को रोकती है। यही बात हम्म। यहाँ पर भी लागू होती है। हम थोड़ी लंबी बात कर रहे हैं एग्जाम्पल को लेते हुए, लेकिन ताकि हम समझ सके कि हमारी जुडिशरी का सही मायने में चरित्र, मतलब कैरेक्टर में कैरेक्टर वाला सर्टिफिकेट वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके मूल में क्या है हम उसको तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। यहाँ पर भी ये बात आई कि हमारे समाज में जो वंचित वर्ग है, उससे आने वाले जो छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो संपन्न वर्ग से आने वाले, सो कॉल्ड ऊंची जाति से आने वाले जो वर्ग हैं, उनको इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि उनको लगता है कि अगर गलती से हम पे फॉल्स केस, कोट अनकोट फॉल्स केस हुआ, तो क्या होगा? उसके लिए आप एक प्रोविजन बना सकते थे कि जहां पर कि उसके प्रोविजन का मतलब ये नहीं होगा कि जो कंप्लेनेंट है कि अगर उसको फॉल्स डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाएगी। वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा। क्योंकि सब जानते हैं कि साक्ष्य जुटा पाना, एक एविडेंस जुटा पाना, एक कम एक उत्पीड़ित वर्ग से या व्यक्ति से बोलना कि आप अपने लिए साक्ष्य लेकर आओ, मतलब जिसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लॉ के अंदर। बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे डाल दिया जाए कि तुम बताओ कि अच्छा तुम्हारे साथ शोषण हुआ, तुमको गाली दी गई, तो तुम एक रिकॉर्डिंग लेकर आओ। मैं कहाँ से रिकॉर्डिंग लेकर आऊंगा? हो सकता है उस समय पे मेरे पे हिंसा हो रही हो, मैं अपने आप को बचाने में वहां लगा। बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस व्यक्ति पे जाएगा ना जो अक्यूज्ड है। कि आपने, अगर बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, तो आप बताइए आपने ऐसा आप उसके साक्ष्य साक्ष्य दीजिए कि आप वहां पर नहीं थे, मैं दूसरी जगह में कैंटीन में था, बात हॉस्टल की हो रही है। तब तो वो प्रूव हो ना। तो एविडेंस को आप स्ट्रॉन्ग करिए। ये हम बात मान सकते हैं कि एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं कि एविडेंस खारिज करिए। एविडेंस के अंदर भी आप काउंटर एविडेंस क्या आ रहा है, बाकी चीजें क्या आ रही हैं, उन सबको समझने के लिए एक मैकेनिज्म, एक डिटेल में बनाइए। अभी तो आपने 10-12 पेज का एक पुलिंदा हाथ में पकड़ा दिया, जिसमें 6 पेज हिंदी है, 6 पेज अंग्रेजी है, 6-7 पेज के लगभग, जिसमें कोई डिटेल नहीं है, जो जिसकी अंग्रेजी भी बहुत कमजोर है। सही मायने में ऐसा लगता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट किसी ऑफिस असिस्टेंट से लिखवाया गया यूजीसी में, और बाबुओं ने बोला कि 4 दिन बाद तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो चलो जो भी लिखा है सही लिखा होगा, बस हिंदी अनुवाद करके इसको कहते हैं आगे पारित कर दो, इसको नोटिफाई कर देते हैं। इसकी डेफिनेशंस में गड़बड़ है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम इस रेगुलेशन को ऐसे ही चाहते हैं, हम तो रोहित एक्ट की डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये रेगुलेशन भी आया तो कम से कम एक कमेटी बैठ के सोचे कि इस रेगुलेशंस के अंदर क्या अभी भी खामियां हैं, और खामियां इसलिए नहीं कि जो सो कॉल्ड सवर्ण वर्ग के क्या अपने सवाल हैं उनको एड्रेस करते हुए सब वो एड्रेस करे जाए। हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सामाजिक न्याय को इंश्योर करने के लिए इसमें क्या कहते हैं चेंजेस होने चाहिए, पहले आप इसको पूरी तरीके से मजबूत एक रेगुलेशन बनाइए। उसके बाद में आप इसमें देखिए कि अच्छा इसके अंदर अगर फॉल्स केस होता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सब लोग सामंजस्य बना के रख सकें, इसमें रिफॉर्म की कहाँ कहाँ गुंजाइश है। हम ये नहीं चाहते किसी के खिलाफ फालतू में किसी का शिक्षा शिक्षा में बाधा पड़े, किसी को सस्पेंशन झेलना पड़े, किसी की पढ़ाई रुक जाए। ये इंटेंशन किसी का भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई जो सपोर्ट में कहते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष विपक्ष जो भी इस रेगुलेशन को लेके बने हैं, वो ये चाह रहा है कि सामने वाला पढ़ाई ना करे, या फिर ये कहते हैं हम या फिर इसको कहते हैं यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इतना बुरा तो मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि इतना बुरा कोई सोच रहा होगा। तो बिल्कुल। ये मेरा ऑप्टिमिज्म भी हो सकता है। हो सकता है कई लोग चाह रहे हो कि कॉलेज में सिर्फ हमारा ही वर्चस्व हो और कोई आए ही ना उस तरीके से। खासतौर वो पे तो आप, चाहते मैं ही किस है। जाति के बारे में बोल रहा हूँ आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन हम्म। इसको बेहतर कानून मतलब बेहतर रेगुलेशंस बनाने का तरीका है, आपने तो वो तरीका ही बंद कर, मतलब वो रास्ता ही बंद कर दिया।
आपने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजमेंट को जहाँ पे बोलता है, जजमेंट में एग्जैक्टली नहीं बोला लेकिन साथ में जो कमेंट्री दी है जजेस ने हमारे, वहां पे बोला कि अमेरिका में जैसे व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग अलग कॉलेजेस होते हैं वैसे ही भारत में हो जाएगा। लोग अलग अलग, मतलब एक सेग्रीगेशन हो जाएगा, जिस एक टर्म होता है कि अलग अलग हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसका क्या मतलब बनता है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका में जो ब्लैक्स के साथ में जो बुरा हुआ है वो आपको नहीं दिखता है? वो आप उसका इतिहास, उनका जो अपना संघर्ष रहा है। मार्टिन लूथर किंग एक रहे हैं, एक समाज सुधारक कहते हैं 20वीं शताब्दी में अमेरिका में। इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया था, जहाँ पे वहाँ की जो अश्वेत पॉपुलेशन है उसने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद में उसको कई सारे कानून इस तरीके से उसको अपने दक्षिण आप को अफ्रीका बचाए में। रखने के लिए साउथ अफ्रीका अफ्रीका में में। भी हुआ था। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे, अमेरिका में ओ, कहते हैं मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर तो किंग, हाँ। मार्टिन लूथर किंग जब लड़ रहे थे तो वहां पे इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके खिलाफ कानून है अमेरिका में, और हर कॉलेज और हम्म, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है। और मैं मजे की बात ये बताऊं, जो अपर मिडिल क्लास परिवार जो हमारे यहाँ पे है, और खासतौर पे जो सो कॉल्ड ऊंची जाति यानी सवर्ण जातियों से आने वाले परिवारों के जो बच्चे जो अमेरिका पढ़ने जाते हैं, उनका एडमिशन जिस कोटे के अंदर होता है, मतलब कोटा मतलब वहाँ का एफर्मेटिव एक्शन, कोटा मतलब वहाँ पे सीट फिक्स नहीं होती है लेकिन आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो वो अपनी एप्लीकेशन में भी लिखते हैं कि आई एम अ साउथ एशियन, वहाँ पे रेस आपसे पूछी जाती है। साउथ एशियन होने की वजह से आपको प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मॉडल है वहाँ पे। हालांकि हाँ। एडमिशन में अगर आपके नंबर और एक वाइट व्यक्ति के नंबर बराबर हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा एडमिशन के लिए। आप खुद प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एफर्मेटिव एक्शन से अमेरिका में एडमिशन लेके करियर बना के वहाँ सेटल्ड हैं आपके बच्चे। और जब मोदी जी वहां जाते हैं तो आप वहाँ पे स्टेडियम भर के नारे भी लगाते हैं, प्रधानमंत्री जब वहां पे जाते हैं। जी जी। और वो अफर्मेटिव एक्शन ही आपको मिला है। आप वहां पे हम्म, बोलते हैं कि हमारे खिलाफ हिंदू होने की वजह से, भारतीय होने की वजह से कहते हैं हमारे ऊपर अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, इसके खिलाफ कानून होने चाहिए, इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन सेम चीजें जब आप भारत में यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको कहते हैं जिसको सांप भी नहीं सूंघता है, तो आप उसके खिलाफ बेशर्मी से आ जाते हैं कि भैया ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम सामंती मानसिकता रखेंगे, सामंती व्यवहार करेंगे, और कोई हमको इसके अगर रोक टोक दे तो वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। बिल्कुल। हमारे सबकॉन्शियस में ये है ना कि यूनिवर्सिटी स्पेसिस में या जुडिशरी में, इन सब जगहों पर ये सामंतवाद या सामंती सोच अभी खत्म हो गया होगा। भले हमारे समाज में है, समाज में तो काफी है। तो हम लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटी स्पेसिस में नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ज्यादा ही ऐसा है इस तरह का सोच। देखिए इसलिए तो सावंती इतना सोच जल्द। का मैं आपको एक ही मैं बता देता हूँ, अगर आपकी वीडियो कुछ लोगों तक पहुंचती है तो आप उसके कमेंट सबसे 3-4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद देखिएगा। कई सारे लोग मुझे पहले कास्ट सर्टिफिकेट देंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, ये खुद को राजपूत बोल रहा है, ये राजपूत है भी कि नहीं है, कौन सा राजपूत है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करने लोग आ जाएंगे। कि पहले पता तो करें कि ओबीसी वाला राजपूत है कि जनरल वाला राजपूत है। तो इसके ऊपर भी डिस्क्रिमिने एक क्या कहते हैं, पहले सर्टिफिकेट करके पहले ढूंढा जाएगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, कौन लोग हैं ये, क्यों बात बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ सच सुनने की कैपेसिटी हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत कम होती जा रही है। और शालीनता से एक दूसरे बात कर पाना, ऐसी बातों पे बात हो पाना जो कि हो सकता है कि हमारे पूर्वा जो हमारे बायस हैं, जो हम लोगों ने पहले से चीजें सोची है, समझी है कि ये सही होता है ये गलत होता है, उस रियलिटी को तोड़ते हो या उस रियलिटी से थोड़े अलग हो, उन चीजों को सुनने की कैपेसिटी नहीं है। जो बिल्कुल, प्रोटेस्ट आप हुए समाज की बात कर अपनी रहे हैं। जाति। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से जातिवाद है, या जुडिशरी में किस तरीके से जातिवाद है। इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा रोशनी डालें। में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैंने शायद आपसे इस बारे में पहले भी एक बार डिस्कशन में कर रहा था कि जी मेरी वाइफ जो है वो दार्जिलिंग से है, और उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी सर्टिफिकेट है। मैंने अंतरजातीय विवाह किया, हमने अंतरजातीय विवाह किया जी। क्योंकि हम जातिवाद की ये सामंती व्यवस्था में, मतलब ना मैं विश्वास करता हूँ ना मेरी जो पत्नी है वो विश्वास करती है। अब वो उनका एडमिट फॉर्म भरा जा रहा था, नौकरी के लिए जो फॉर्म होता है, आवेदन जो भरा जाता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है पश्चिम बंगाल में इस समय पे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों का फॉर्म निकला हुआ था, रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जिसको बोलते हैं। उसका मैं जब फॉर्म भरने लगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो सब डिटेल भरने के बाद में एक जगह कॉलम आया
यूजीसी नेट एग्जाम की डिटेल भरने के लिए। यूजीसी तो आप समझ गए होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको लेके सारा यूनिवर्सिटी ग्रांट बवाला हो कमीशन। रहा है। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक टेस्ट होता है, एक एग्जाम होता है एमए करते हुए, एमए करने के बाद में, कि उसको पास करने के बाद ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो। तो हम्म। नेट उनका भी निकला हुआ है, मेरा भी निकला हुआ है। तो नेट का जब मैंने फॉर्म्स का डिटेल डाला और उनके फॉर्म का नंबर डाला, मेरे पास एक एरर आ गया कि ये जो आपका नेट है ये एससी कैटेगरी में क्वालिफाइड है, और जो सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी की सीट है, तो आप ये फॉर्म आगे नहीं भर सकते। मतलब आपको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी का ही सर्टिफिकेट लाना होगा। अब कोई एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकता है कि हो सकता है कि उन्होंने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर ना करी हो, सिर्फ एससी की क्लियर करी हो, तो इसलिए उनको एससी का सर्टिफिकेट मिला था। अगर उनके नंबर ज्यादा आए होते तो हो सकता है जनरल कैटेगरी का कहते हैं सर्टिफिकेट मिल गया होता। शुरू में मुझे भी यही लगा कि हो सकता है नंबर कम रह गए हों, तो इस वजह से ना मिला हो। फिर मेरे दोस्त से बात हुई। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय पे पीएचडी कर रहे हैं, और ये हम यूनिवर्सिटी की जो आप बात करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, यहाँ मैं यूजीसी को भी कटघरे में रखना चाहूंगा साथ में, कि व्यवस्था सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऊपर तक है। तो यूजीसी जो नेट एग्जाम कराती है, वो मेरे दोस्त ने भी दिया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी कर रहे हैं। उनका लगभग 3 या 4 बार नेट निकल चुका है। वो ओबीसी समाज से आते हैं, उनके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया। 2 बार उन्होंने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर ली है, लेकिन यूजीसी जो उनको सर्टिफिकेट देता है वो ओबीसी कैटेगरी का ही दे रहा है। उन्होंने यूजीसी जाके पूछा भी कि मेरी तो जनरल कैटेगरी की कहते हैं कट ऑफ क्लियर हुई थी, तो आप मुझे नेट तो जनरल कैटेगरी का दीजिए। यूजीसी का तर्क ये था कि आपको कोई जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई मतलब का सर्टिफिकेट चाहिए था, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करते। ये तर्क समझ इसलिए नहीं आता, जो 50% रिजर्व सीट्स हैं हमारे यहाँ पे, 49.9%, मतलब 50% का कैप है उस पर। 10% ऊपर से ईडब्ल्यूएस आ गया तो 60% मान लीजिए अभी जो रिजर्व सीट्स है। 40% ओपन कैटेगरी की सीट्स होती है। हम्म। नाम से ही वो ओपन कैटेगरी। कोई भी मेरिट, अगर जो मेरिट का आर्ग्यूमेंट जो देते हैं कई सारे लोग, मैं उनको ही सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरिट का आर्ग्यूमेंट, कि आप मेरिट में 90 नंबर ला के आप एडमिशन ले लेते हैं, क्यों आपको रिजर्व कैटेगरी का चाहिए? भैया वो 90 नंबर से ऊपर ले आया, आप उसको जनरल कैटेगरी की सीट देंगे। आप उसको जनरल कैटेगरी की सीट ना दे के आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया, उन्हीं को वो 40% का कोटा है उनका, कि वो 40% ओपन कैटेगरी की सीट सबके लिए नहीं है, वो 40% सवर्ण कैटेगरी का कोटा है। और प्लस अच्छा। 10% ईडब्ल्यूएस, हम्म। वो भी तो सवर्ण कैटेगरी के लिए है, वो किसी ओबीसी के लिए नहीं है, किसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए नहीं, किसी और कैटेगरी के लिए नहीं है। यानी 50% रिजर्वेशन रखने वाला समूह रिजर्वेशन के नाम पे दूसरों को कहते हैं लिटरली गाली दे सकते हैं। हम्म। वो ये वाली बात बोल रहा है कि मेरिट का जुमला छोड़ रहा है, जो 50% रिजर्वेशन लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल। बाकियों पे तो 7% है, 12% है, 27% है। आपके पास में तो डबल है हम्म। उसमें कहते हैं, देखा जाए तो रिजर्वेशन। तो ये है बिल्कुल। अरे संस्थागत डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। जिसकी बात आप करना चाह रहे थे, जो मैं बताना चाह रहा था, कि सिर्फ मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मेरे से को कुछ कह दिया, हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई, या मैंने आपको कुछ तंग कर दिया या आपको फेल कर दिया, सिर्फ यही जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, सिर्फ यही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन ये भी है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप रिजर्व कैटेगरी में ही रखे जाओगे। 50% जो ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं वो सिर्फ ओपन कैटेगरी हमारे बच्चों के लिए है। हम अगर वो सीट भी हम रिजर्व कैटेगरी के लिए खोल, ये भाषा मैंने सुनी है, तभी ये बात बोल रहा हूँ कि वो 50% कैटेगरी की जो 50% जो ओपन सीट्स हैं, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के लोग ले लेंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये अधिकारी हो, वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर हो, हमारे एमपीज, और यहाँ तक बोलूंगा हमारी जुडिशरी तक की भाषा है प्राइवेट में। पब्लिक में भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन प्राइवेट भाषा यही है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमारे बच्चे का मतलब आपके लिए सारे भारत के बच्चे नहीं है, सब लोग बराबर, हम भारत के लोग नहीं है। हमारे बच्चे मतलब हमारी जाति के बच्चे, सवर्ण बच्चे। और सवर्ण बच्चे। एस सी एस टी ओबीसी को इंटरव्यू में भी तो कम नंबर दिया जाता है। अगर आप एंट्रेंस कर दिया गया है कि एंट्रेंस में ज्यादा नंबर लेकर आओ, तो इंटरव्यू में उसको नंबर नहीं मिलता है। आप एंट्रेंस, अभी बीएचयू का एक रिजल्ट आया था जो काफी वायरल भी हुआ था, उसमें यही था कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने लगभग लगभग टॉप मारा एंट्रेंस एग्जाम, हम्म। पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था बीएचयू का। और
70 नंबर का जैसे पेपर हुआ, तो मान लीजिए उनके 65 नंबर हैं, 66 नंबर हैं, टॉपर्स में से एक है रिटर्न एग्जाम। इंटरव्यू में उस बच्चे को जो 65 66 नंबर ला रहा है, उसको दिए जा रहे हैं 30 में से 3 नंबर, 4 नंबर। और जो स्टूडेंट 70 में से मान लीजिए 45 नंबर लाए हैं, उसको मिले हैं 25 नंबर। और कैटेगरी क्या है आप खुद समझ जाइए। रिटर्न एग्जाम में जो इसने टॉप मारा है वो रिजर्व कैटेगरी, हम्म, रिजर्व हम्म, इन द सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्व। ये हम्म, सवर्ण रिजर्वेशन जो हो गया 50% का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी रिजर्व कैटेगरी ही है प्रैक्टिकली। जो हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC ST OBC PWD, उनको भले ही वो टॉप मार लें रिटर्न एग्जाम के अंदर, आप इंटरव्यू में इतने कम नंबर देंगे कि आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो 50% सीट्स हैं, बाय डिफॉल्ट वो जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट को जाए, भले ही वो मेरिट में कितना ही पीछे हो। तो वो 30% का जो खेल है इंटरव्यू का, जो प्रोफेसरों के हाथ में है, वो वहां पे वो लॉजिक होता है कि अगर इन सीट्स पे भी ये बच्चे आ जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वो हम की जो भाषा है हमारी, हमको वो समझनी पड़ेगी। हम सबको साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है उसके अंदर, वो हम्म, भी जाति में बटा हुआ है। हम्म। और एक ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि जो जिसको रिजर्वेशन मिलना, जो SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना नहीं चाहिए, है ना, जो अपर क्लास का SC ST OBC है उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसके तक पहुंचने का है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है, तो ये भी तो एक नैरेटिव का पार्ट है। ये भी इसका इसका आंसर, मैं इसका जवाब तो पिछले दिनों में एक इंटरव्यू कर रहा था, इसका जवाब जी। मुझे देते नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे पास तो कोई इस तरह का डेटा नहीं है और मैंने देखा नहीं है कि इस तरह का फायदा कोई लेता है। मैंने तो SC ST OBC जो भी जो भी मेरे यूनिवर्सिटी में रहे हैं वो तो मेरे ही लगभग क्लास, मतलब इकोनॉमिकल क्लास से रहे हैं। तो इसका इसका देखिए एक आंसर कैसे रियलिटी, किया जा सकता है? इसका उत्तर बहुत बहुत सीधा है। आप, कई बार लोग बोलते हैं मेरा मैं एक XYZ व्यक्ति को जानता हूँ जो SC कैटेगरी से आता है, उसके पास BMW है, ऑडी है, वो एप्पल का आईफोन यूज करता है और उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। ये कई बार शगुफा एक तरीके का छोड़ा जाता है लोगों के बीच में। हम्म, हम्म, हम आसपास की अगर सिर्फ रियलिटी को देखें और उसको 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करें, हमको इसका जवाब मिल जाएगा। जवाब इसमें यह है, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जब एससी का सब क्लासिफिकेशन का आज पिछले साल ही ऑर्डर जब दिया था कि SC कैटेगरी के अंदर सब SC ST कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, अलग अलग वर्गों में उसको बांटा जा सकता है, तो तब ये वाला एक कंसर्न भी जताया था कि जो अमीर लोग हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कंसर्न समझ आता है कि आपके पास में अब संसाधन हो गए, अब आप छोड़ दीजिए। और एक आर्ग्यूमेंट जो आता है कई सारे दलित स्कॉलर्स, जो खुद को दलित स्कॉलर बोलते भी हैं, मैं उन लोगों की बात करूंगी, जाति विशेष पे जात के नहीं, जो खुद को दलित स्कॉलर्स बोलते हैं, दलित मुद्दों पे काम करने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम कितने ही अमीर हो जाएं, जाति के नाम पे तो हमारे साथ शोषण हमेशा होता रहता है। आपको याद भी होगा जब हमारे पुराने जस्टिस जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता फेंका गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस तरीके की भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल करी गई थी पूरे भारत के अंदर, तो वो साफ बताते हैं कि चीफ जस्टिस होने के बाद भी अगर आप दलित हैं तो आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी, इसलिए मैंने बोला कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा कि फलाना जज या फिर फलाना अधिकारी या फलाना मंत्री इन्होंने ये बात बोली। मैं लार्जर सिस्टमेटिक इश्यू की बात यहाँ पे करना चाह रहा था कि हमारे समाज मानसिकता का है एक ये। दर्पण हमको दिखे। एग्जैक्टली। तो हम्म, ये यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एक चीज जो जो मैं समझ आता है, क्योंकि एक समाजशास्त्री होने के नाते जब मैं आसपास अपना समाज देखता हूँ, एक चीज मुझे समझ आती है कि मान लीजिए कोई एक छोटा किसान परिवार है या खेती और मजदूर परिवार है जो SC समुदाय से आता है, वो अपने बच्चों को किसी तरीके से पढ़वाते हैं, उनके बच्चे 10वीं कर पाते हैं, 12वीं कर पाते हैं, कहीं पे मान लीजिए पियोन की नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी उनकी लग पाती है। वैसे ग्रुप डी की नौकरी अब सरकारी बची नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी गई जाती है, लेकिन मान लीजिए कोई सरकारी ग्रुप डी की नौकरी उसके उनको लगती है, उनको एक छोटा सा 1 कमरे का 2 कमरे का सरकारी क्वार्टर मिल जाता है शहर के अंदर, और वो वहां पे अपना परिवार के साथ रहना शुरू करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप डी की नौकरी जिस व्यक्ति को मिल गई वो अपने बच्चों को बड़े बड़े ICSC स्कूलों में भेज सकता है जहाँ हजारों लाखों रुपए फीस जाती हो। उनका बच्चा हो सकता है कि पास की सरकारी स्कूल में जाए, या ज्यादा से ज्यादा अगर वो शिक्षा पे एक तो पैसे से शिक्षा खरीदी जाती हो तो हमको सबको पता है, अगर पैसा खर्च करके मान लीजिए पास की कुछ ठीक ठाक से अंग्रेजी मीडियम स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किसी तरीके से हो गया, उनका बच्चा पढ़ लिया, उनके बच्चे ने बाद में बड़े होके ग्रुप डी की नौकरी का एग्जाम निकाल लिया,
मान लीजिए वो एक ग्रुप बी की नौकरी एसएससी का एग्जाम निकाल के कहीं एक अफसर बन गए। अफसर मतलब बाबू। अफसर तो अब बनेंगे। अब मान लीजिए वो ग्रुप बी की जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसके पास में एक हो सकता है एक छोटा अपना फ्लैट उसने खरीद लिया हो, भले ईएमआई पे लिया हो, लेकिन उसने एक शहर में एक अपना फ्लैट ले लिया अपने परिवार के साथ में, वो वहां पे रह रहा है। ये एक एक जनरेशन की हम बात करते जा रहे हैं। अब उनका जो बच्चा है वो हो सकता है कि सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए सक्षम हो गया हो, उसको एक उस तरीके का माहौल मिल पाया हो जहाँ पे बचपन से उसको बोला होगा कि तुमको काम काज का भी नहीं, खेत में जाके तुमको काम नहीं करना, वहां से तो बाहर आ गए। ग्रुप डी की नौकरी में भी इस तरीके का कि आसपास का क्या माहौल है, उससे भी वो बाहर आ गए। अब वो एक पॉश कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी मतलब एक गेटेड कम्युनिटी, एक शहर के अंदर की जो कॉलोनी होती है वहां पे रह रहे हैं, किसी फ्लैट में किसी मकान में। एक ग्रुप बी के सरकारी अफसर हैं, बाबू हैं, वो वहां रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके बच्चों ने आगे चल के ग्रुप ए का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम निकाल लिया। अब अगर उस आईएएस व्यक्ति को बोले कि तुम्हारे तो भैया 2 जनरेशन से सरकारी अफसर थे, मतलब सरकारी नौकरी में लोग थे, अफसर नहीं थे, आपके दादाजी तो पियोन थे, पापा एक बाबू थे, आप अब अफसर बन के आ रहे हैं, तो रिजर्वेशन आपको तो नहीं मिलना चाहिए था, रिजर्वेशन तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज माननी पड़ेगी कि जो सामाजिक न्याय की बात होती है, या अपवर्ड सोशल मोबिलिटी एक टर्म होता है सोशियोलॉजी के अंदर, ये आप सामाजिक जो सीढ़ी है आप उसमें ऊपर जब जा रहे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि नीचे के जो तबके वाला व्यक्ति है वो सीधा छलांग लगा के सबसे ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाए। हमको ये कहानियां बेची जाती हैं कई बार, ये एक रिक्शे वाले का बेटा या बेटी आईएएस बन गए। ये अपवाद है, ये नियम नहीं है समाज का। समाज का नियम यही है कि हर व्यक्ति किसी तरीके से तिनका तिनका जोड़ जोड़ के अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, जहां तक पहुंच पाता है, फिर वो उसका परिवार वहां से शुरू करके वो आगे बढ़ता है। और ये हर कोई अपने परिवार में देख सकता है कि वो 3 जनरेशन पहले उसके परिवार में क्या होता था, और वो आज क्या कर रहा है, और हर जनरेशन में क्या क्या बदलाव आया। सिर्फ अपने परिवार को ही पीछे देखेंगे तो जो आर्ग्यूमेंट है कि अमीर दलित को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अमीर एसटी व्यक्ति, एक ट्राइबल व्यक्ति को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि सबका समावेशी एक रूप से होना चाहिए, कि जो अंतिम व्यक्ति है लाइन में खड़ा हुआ जिसके पास सबसे कम संसाधन है, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति सीढ़ी के 3 पायदान चढ़ गया, आप उसको बोले 3 पायदान चढ़ गए, अब आगे की सीढ़ी तुम्हारे लिए तोड़ दी जा रही है, अब तुम यहीं पे रहो या नीचे गिर जाओ। उसका क्या कोई लॉजिक नहीं इकोनॉमी बनता है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस पे ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन, देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम जिसको बोलते हैं, या प्रोग्राम, हम्म, वो नहीं है कि हम्म, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए रिजर्वेशन है। लोगों के ये हम्म। बहुत बड़ा भ्रम है। रिजर्वेशन इसलिए है कि जिन समुदायों के साथ में सदियों से भेदभाव किया गया है, उनके साथ प्रताड़ना की गई है, जिनको पढ़ने का कभी अधिकार नहीं दिया गया, जिनको मंदिर में घुस जाने की वजह से जिनकी हत्या कर दी गई है, जिनको अलग जिनके गुरुद्वारे बना दिए गए हैं, यहाँ पे कई बोलेंगे सिर्फ मंदिर की बात की और किसी की बात नहीं की है। जाति हमारे भारत में हर धर्म के अंदर है, हर समुदाय के अंदर है। तो जाति के हिसाब से जिस समुदायों को पिछड़ा रखा गया, लिंग के हिसाब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन है हमारे यहाँ पे। कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उसके साथ में किस तरीके का भेदभाव होता है, कि उसको ये माना जाता है कि तुम तो पूरे इंसान हो ही नहीं, जो हमारी समाज की सोच है उस व्यक्ति को लाने के लिए। तो रिजर्वेशन समाज के पिछड़े वर्गों को दिया जाता है, जो जाति के आधारित पे डिसाइड होता है, जो गरीबी के हिसाब से भी तो डिसाइड हो रहा है। ईडब्ल्यूएस क्या है? गरीबी के हिसाब से ही है ना। ओबीसी भी जो है, इट्स नॉट अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी की फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। जाति के साथ साथ आपका आर्थिक और शैक्षणिक स्तर भी देखा जाता है। उस 8 लाख की लिमिट है ना, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर लगा हुआ है ओबीसी के अंदर में। जी। तो वो लॉजिक, आर्थिक आधार एक छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट एक आधार है, लेकिन सदियों से होता हुआ अत्याचार जिस समुदाय के ऊपर हुआ है वो मुख्य चीज है जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन मिलता है किसी भी समुदाय को। यही सवाल पूछते हैं कि ये जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है, वो एससी एसटी में क्यों नहीं? तो उसका जवाब शायद उन लोगों को मिल गया होगा आपके आंसर से। अब इन यहीं पे यूनिवर्सिटी। एक लाइन में उसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, क्यों एस जी। सी एस टी के साथ में ऐसा क्यों, ओबीसी के साथ में ऐसा क्यों नहीं है। ओबीसी, अगर आज की भी हमारी रियलिटी भी देखी जाए, पुरानी रियलिटी भी रही है, ओबीसी जो समाज जो रहा है, वर्ण व्यवस्था में 1 on 1 बता देता हूँ। वैसे मैं मानता नहीं हूँ, ना मैं बोलूंगा कि कोई भी इसी चीज के अंदर माने।
वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बनाया गया, शूद्र वो कैटेगरी जो बनाई गई थी जो दूसरों के लिए सेवा प्रदान करेगी, जो खेती करेगी, जो किसानी करेगी। हमारे देश में जब आजादी की लड़ाई हुई उससे पहले भी कई समय पे और खासतौर पे भूमि सुधार के बाद में जो थोड़े बहुत हो पाए किसी भी राज्य के अंदर, जो जमीनों का आवंटन हुआ लैंड रिफॉर्म के अंदर, वो जिनको मिला है वो मोस्टली ओबीसी समुदायों को मिला। तो पिछले 50 60 70 साल से कुछ संसाधन, मतलब ओबीसी समाज भी कितना पिछड़ा वो भी एक मतलब अलग ही तस्वीर है, लेकिन ओबीसी समुदाय को भी कुछ संसाधन मिल पाए, उनमें से एक ऐसा समूह निकल भी पाया जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा खुद को मजबूत पा पाया। इसीलिए इसको समझा गया कि उनको कहते हैं वो क्रीमी लेयर लगाना जस्टिफाइड माना जाएगा क्लासेस के अंदर, जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी 91 92 के समय पे जो लागू करी गई थी। हम उनकी बात कर रहे हैं वीपी सिंह की सरकार के दौरान। एस सी एस टी के अंदर कोई दलित व्यक्ति है, कोई ट्राइबल व्यक्ति है, अब वही बात है कितना ही अमीर हो जाए उसके खिलाफ जातिगत जो भेदभाव है वो कभी खत्म नहीं होता है। वो भले ही हमारे चीफ जस्टिस बन जाए या हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी अब जिस तरीके से किया जा रहा है, तो जातिगत भेदभाव तो अभी भी उनके साथ भी चल रहा है। जी, बिल्कुल। तो अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मेरा आखिरी ये सवाल यही है कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आगे का क्या शेड्यूल है प्रोटेस्ट आपको अगर कुछ जानकारी हो इसके बारे में क्योंकि आप काफ़ी देखिए ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं? जी, जितने भी प्रगतिशील संगठन है, मैं खुद एसएफआई का मेंबर रहा हूँ जी, और हूँ अभी भी, स्टूडेंट्स जी, फेडरेशन ऑफ इंडिया, और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बाकी जितने प्रगतिशील छात्र संगठन है, बहुजन या दलित छात्र संगठन भी है, सब लोग इस टाइम पे एक ही मांग कर रहे हैं कि एक तो ये जो स्टे लगाया गया है, ये हटाया जाए। लेकिन हाँ, ये हमारे आपस में बीच में एक समझदारी लगभग लगभग बनी है और ये सब लोग मान भी रहे हैं कि रेगुलेशंस ही काफी नहीं है। हमको इनको और मजबूत करना है। जो रोहित एक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था कि संस्थागत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक संपूर्ण तरीके का एक न्याय मतलब एक कानून पारित किया जाएगा, वो उससे तो अभी हम बहुत दूर है। ये तो पहला एक सीढ़ी थी कि यूजीसी मान रहा है कि हाँ कैंपस के अंदर भेदभाव हो रहा है। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ किसी जाति विशेष समूह की नहीं है कि जो एस सी एस टी ओबीसी या वंचित समुदाय का जातिगत समुदाय से आने वाले लोगों की ही लड़ाई नहीं है। ये जो रेगुलेशंस थे ये जेंडर के आधार पे भी भेदभाव को रोकते, तो आधी आबादी आधी से ज्यादा महिलाएं और हमारे यहाँ पे जो भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से या ट्रांसजेंडर छात्र छात्राएं हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन देता है। पीडब्ल्यूडी जो विकलांग छात्र छात्राएं जो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे तो मैं मानूंगा कि लगभग 80 90% भारत को यह प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के नाम पे जिस तरीके का भेदभाव हमारे समाज में और खासतौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होता है, ये उससे भी आपको बचाता है। ये आपको किस जगह से आते हैं, आप दिल्ली में आए हैं, आप मान लीजिए किसी पिछड़े इलाके से हैं, जो पिछड़ा इन द सेंस कि जिसको लोग जानते नहीं, आप गोड्डा से आए हैं, लोग आपको उसके ऊपर नाम चिढ़ा सकते हैं। आपको ये उससे भी बचाता है। आपको स्वाभिमान देता है कि मैं जिस भी घर में पैदा हूँ, जिस भी परिवार में पैदा हूँ, जिस भी समुदाय में पैदा हुआ, जिस भी जगह पैदा हुआ, जो मेरी मातृभाषा है, मेरे को वो मेरा स्वाभिमान है। और उसके ऊपर कोई हमला करे, उसको नीचा दिखाए, उसके वजह से मेरे ऊपर कोई प्रताड़ना करे, मुझे इससे बचाने वाला कानून था। और ये हर चीज पे हमको बचाने के लिए ही बनाया गया था। इसमें एक चीज जो थोड़ी मिसिंग थी कि इसमें बोला गया कि धर्म के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सांप्रदायिक माहौल हमारे देश में है और खासतौर पे कॉलेज और स्कूलों में भी और यूनिवर्सिटी के सेंटर्स में सबसे ज्यादा फैल चुका है जहर की तरह से, उसको लेके मजबूती से इसमें बात नहीं की गई, जिसके ऊपर होना चाहिए था कि धार्मिक पहचान के आधार पर भी भेदभाव किस तरीके से होता है और उसको किस तरीके से रोका जाएगा, उसके ऊपर भी जी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जी, बेसिकली हम लोगों को और ज्यादा, अभी आपको पता होगा कोटद्वार का एक उत्तराखंड का जो कोटद्वार है, वहाँ पे एक मुस्लिम एक बूढ़े व्यक्ति थे जो अपनी दुकान हुँ, चला रहे थे। उनको आगे कुछ असामाजिक तत्व के, उनका संगठन का नाम भी पब्लिक में ही है, बजरंग दल के लोग थे। वो लोग हुँ, आके उनको तंग करते हैं, तो एक व्यक्ति आता है जो अपना नाम बताता है दीपक कुमार। और जी, मतलब दीपक कुमार उनका नाम है, अपना नाम बताते हैं, उनसे जब मैंने नाम पूछा था, मेरा नाम मोहम्मद दीपक। मोहम्मद तो दीपक, हाँ। वो जो बात करते हैं मोहम्मद दीपक जो अपनी बात कर रहे हैं, तो वो यही बात बोल रहे हैं, भाईचारे की बात बोल रहे हैं, लेकिन वो भी एक समाज से आते हैं, वो खुद एक हिंदू समाज से आते हैं। और जो मेरी जाति का सर्टिफिकेट पूछेंगे वो एक राजपूत समाज से भी आते हैं।
तो वो वहां पे अपनी जाति के अहंकार, अपने धर्म के अहंकार को सब पीछे छोड़ते हैं और ये समझते हैं कि मेरी जाति और मेरा धर्म मेरे लिए स्वाभिमान की चीज हो सकती है, कि मैं इस जगह से पैदा हुआ, ये मेरा एक कहते हैं सभ्यता है या कल्चर है, या ये मेरे रीति रिवाज हैं, उन चीजों को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और वो मंदिर जाते हैं, तो बाकी लोग भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको कहते हैं जानवर बनने का अधिकार मिल जाएगा, कि हम दूसरों को जब चाहे तब लूट लें, खसोट लें। और उसका हमको सामंती सोच जो है वो एक बेसिकली एक पशु जैसी विकृति है हमारे दिमाग में। पशु का मतलब यहाँ पे मैं, मुझे पशु बहुत पसंद है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आक्रामक पशु, कि कहीं पे भी किसी को काट दिया, किसी पे भी भौंक दिया। हम पागल नहीं हैं, हम उस तरीके से, मतलब पागल मतलब पागल कुत्ता जो होता है जिसको हमारे पे, मतलब बहुत देसी खड़ी बोली, मेरी खड़ी बोली मातृभाषा है तो इसलिए मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ, कि हम पागल कुत्ते नहीं हैं। हम सोचने समझने वाले इंसान हैं, और इंसान की तरह 2 मिनट अगर दिमाग चलाएंगे तो ये सारे मुद्दे इतने बड़े मुद्दे नहीं है। और रेगुलेशन लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इतनी सी बात लोगों को समझ आ जाए कि हर कोई तो बराबर है, हर कोई तो एक ही चीज चाहता है। हाँ, बहसें होंगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन उनको सुलझाने के तरीके, सभ्य तरीके भी मौजूद है। जी। 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 तो आप लोग जिस तरीके का कैंपस चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं वैसा कैंपस बने और लड़ाई जारी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जी, नमस्कार।